नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा आपका ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग लास्ट क्लास के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं वो कुछ साइकेट्रिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बात करना चाहेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कि हम डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि जो डिमेंशिया है या जो और दूसरा इसी का बिल्कुल सिमिलर डिसऑर्डर है वो आपका डेलीरियम है, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन स्पेसिफाइड पहले आपको ये पता चले कि डिमेंशिया क्या होता है, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर तो ऐसे हैं जो कॉमनली आपसे पूछे ही जाते हैं। उनके अंदर एक तो आपका ये डिमेंशिया हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा टॉपिक कौन सा है बेटा, डिमेंशिया। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि डिमेंशिया वो डिसऑर्डर है। आप कभी भी साइकेट्रिक को डिसऑर्डर्स के नाम से याद ना रखें, आप ये याद रखें जैसे डिमेंशिया। तो आपने ये देखना है कि जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ओल्ड एज होती है, तो उस ओल्ड एज में किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। देखते हैं कि उसकी याददाश्त दिनों दिन कम होती जाती है, लोगों को पहचानना कम कर देता है, सुनना उसका कम हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन कम हो जाता है, आईक्यू लेवल कम हो जाता है। दैट इज डेमेंशिया। तो देखो, ध्यान से सुनना, आपने यहां पर बताना है कि जो पहले एक बार हेडिंग लगाते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहां पता चलना चाहिए कि डेमेंशिया क्या है। तो एक बार तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस डेमेंशिया का जनरल इंट्रोडक्शन। ध्यान से सुनना भाई, डेमेंशिया और डेमेंशिया का जनरल इंट्रोडक्शन आप बताएं। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपने एक तो बताना है कि डेमेंशिया वो बीमारी है या वो डिसऑर्डर है जो कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, या जहां पर आप कह सकते हो पैथोलॉजी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने यहां पे बताना है कि भाई डेमेंशिया, तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता हो कि डेमेंशिया एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। डेमेंशिया इज ए ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर कहलाता है बेटा? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है। ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का बेसिकली मतलब होता है पैथोलॉजी ऑफ द सीएनएस। बेसिक मतलब आप समझ लें कि पैथोलॉजी मतलब वो बीमारी किससे संबंधित है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बीमारी है वो जनरली ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि भाई डेमेंशिया जो है वो कैसा डिसऑर्डर है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आगे आपने बताना है कि डेमेंशिया वो डिसऑर्डर है, ध्यान से सुनना, जो कॉमनली ओल्ड एज क्लाइंट्स के अंदर देखने को मिलता है। ओल्ड एज क्लाइंट मतलब आफ्टर 65 ईयर ऑफ एज। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो जल्दी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर कहता है कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट इज ऑब्जर्व इन ओल्ड एज, ये इसी नाम से आपके रायपुर एम्स में भी आ चुका है। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई डेमेंशिया, जो आप यहां कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व इन ओल्ड एज। अंडरलाइन कर लेना, आपके एम्स रायपुर में आया हुआ प्रश्न है। तो यहां आप बताएं कि अगर एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन एज या व्हाट इज द एज वेयर डेमेंशिया, तो आफ्टर 65 बोलना है। या एग्जामिनर तो सिर्फ इतना ही लिखता है कि ओल्ड एज में देखा जाने वाला डिसऑर्डर
मोस्ट कॉमनली कौन सा है? तो ओल्ड एज में देखे जाने वाला डिसऑर्डर आप नाम किसका लेंगे बेटा? डेमेंशिया का लेंगे। चले खैर, यहां तक बताएं। आपको पता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ध्यान से सुनना, वैसे वैसे उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। डे बाय डे उम्र के अनुसार याददाश्त कम होती है, बुद्धिमानी आईक्यू लेवल कम हो जाता है, उसकी थॉट प्रभावित होने लग जाती है। और इसीलिए यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेमेंशिया जो जनरली होता है उसे हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही हम लोग क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही इसी के नाम हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है कि भाई एग्जामिनर जैसे भी पूछे आप उसी प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है कि डेमेंशिया आल्सो नोन एज क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्रॉनिकली इसलिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे उम्र के साथ उसकी जो ब्रेन की पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो इंक्रीज होती जाती है, और उसके ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। और ये धीरे 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 करके होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम बोल रहे हैं। इसके अलावा आपने यहां पर ध्यान देना है, देखो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत मोतियों की तरह है, बार बार आपको बता रहा हूं कि भाई आपको बुक में तो अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्पेसिफाइड पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। आपने डॉक्टर सर्जन नहीं बनना है या साइकेट्रिस्ट नहीं बनना है, आपने ये पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, क्या लक्षण है, और एज ए नर्स आप क्या केयर कर सकते हो। तो देखो ध्यान से सुने, हमने सबसे पहले कहा कि भाई डेमेंशिया जो देखा जा रहा है वो ओल्ड एज में है, मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज वाले मरीजों में। इसके अलावा धीरे धीरे ब्रेन के फंक्शंस कम होते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्रॉनिक बोल रहे हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि डेमेंशिया, और डेमेंशिया को हम कहते हैं परमानेंट कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ध्यान से सुनना, आपने यहाँ पे बताना है कि डेमेंशिया इज ए परमानेंट कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ये आपके जोधपुर एम्स के अंदर आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से सुने। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो एक एक चीज है वो सब आपके काम की है। अब यहां बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो वो एक तो आप सुन लीजिएगा कि डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि डेमेंशिया जो है वो कैसा है? परमानेंट है। और इसी का दूसरा जो आप पढ़ते हो ना, डेलीरियम और डेमेंशिया दोनों ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। तो जो डेलीरियम है वो शॉर्ट टर्म और रिवर्सिबल कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, जबकि डेमेंशिया परमानेंट और इरिवर्सिबल कॉग्निटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। तो आपने यहां पे बताना भाई परमानेंट, भाई जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि वापस से उसके ब्रेन के सिस्टम है वो वापस डेवलप हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जो चीज नष्ट होती जाएगी उम्र के अनुसार वो पुनः जनरेट नहीं हो पाती है। तो यहां पर आपने ये पॉइंट जरूर से ध्यान देना है कि ये कैसा है? परमानेंट कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव का मतलब आईक्यू, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, सभी कुछ उम्र के अनुसार प्रभावित होता है। और जो एक बार याददाश्त जा गई वो वापस से रिवर्स नहीं होती है, लर्निंग वापस से नहीं हो पाती है, आईक्यू लेवल उसका डे बाय डे कम होता चला जाता है। दैट इज द कॉग्निटिव फंक्शंस। तो यहां तक आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, जैसे इसी के अंतर्गत ये कॉग्निटिव फंक्शंस की आप बात कर रहे हैं। अब चलो कॉग्निटिव फंक्शंस आपने यहां बताया, इसका एक प्रश्न लिखता हूं पहले ब्रैकेट के अंदर, उसको अंडरलाइन करना और अंडरलाइन करके अपने आप कर लेना। यहां पर कह रहे हैं कि व्हेन ए क्लाइंट डिमांड फॉर alcohol
on the ticket window of railway प्लेटफॉर्म। देखो यहां पे ध्यान से सुने, वो कह रहे हैं व्हेन ए क्लाइंट डिमांड फॉर एल्कोहल ऑन द टिकट विंडो ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म, दैट इज द डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर कौन सा है? तो यहां पर आपने सीधा सीधा बताना है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर, और सीधा सीधा नहीं तो फिर आपने यहां पर बताना है क्रोनिक डेमेंशिया या क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के टिकट विंडो पर टिकट ही मिलेगा, लेकिन वो वहां अल्कोहल की डिमांड कर रहा है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस जगह पर जो चीज करनी है वो ना करते, वो नहीं कर पाता है या वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि कौन सी जगह किस तरीके की है। तो डे बाय डे उम्र के अनुसार आप देखोगे कि कॉग्निटिव फंक्शंस उसके प्रभावित हो रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस आईक्यू नॉलेज प्रभावित हो रहा है। तो यहां पर जो टिकट विंडो है, उस टिकट विंडो पर तो टिकट मिलता है, लेकिन वो क्या मांग रहा है वहां जाकर के, भैया एक बोतल दारू देना। इट मीन्स कॉग्निटिव फंक्शंस प्रभावित हो रहे हैं। और ये डिसऑर्डर किस कैटेगरी में, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर या डेमेंशिया की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ गई है? इसको लिख लेना, ये आपके एग्जाम में आ चुका है मेरे बताने के पश्चात। फिर तो मार्केट में बहुत सर्कुलेट हो रहा है। चलो खैर यहां तक बताएं। तो हम लोग बात कर रहे हैं डेमेंशिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने कहा ओल्ड एज में होता है, कॉग्निटिव फंक्शंस प्रभावित हो जाते हैं, और ये वो जो डिसऑर्डर है, यहां पर आप इसको जनरली ये भी कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर आपका इरिवर्सिबल है। वैसे तो बहुत डिटेल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई डेमेंशिया भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, लेकिन जनरली डेमेंशिया जहां नाम ही आ गया वो इरिवर्सिबल की कंडीशंस कहलाती है। तो आपने यहां पे बताना है इरिवर्सिबल डिसऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हैं। आपने यहां पर बताना है कि भाई 25 to 30% केसेस जो हैं वो आफ्टर 65 ईयर एज में देखे जाते हैं। भाई 65 साल की उम्र के बाद आपको लगभग 25 से 30% केसेस में उस व्यक्ति में क्या देखने को मिल सकता है, डेमेंशिया और डेमेंशिया रिलेटेड सिम्टम्स और लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो एक आपने जनरल एक पिक्चर खड़ी कर दी है जिसके सामने आपको पता चले। इसके अलावा यहां पर एक पॉइंट और स्पेसिफाइड ध्यान दीजिएगा कि ये आपने बता दिया है। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे डेफिनेशन के बारे में। भाई डेफिनेशन ऑफ द डिमेंशिया, डिमेंशिया की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, लेकिन डेफिनेशन जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है? तो यहां पर आप सबसे पहले बताओ कि डेमेंशिया एक परमानेंट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर? परमानेंट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर है, जहां पर आप साथ में एसोसिएट फीचर्स देखते हैं, फॉरगेटफुलनेस, प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी, डिक्रीज इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, लेकिन वहां पर पेशेंट में अलर्टनेस बनी हुई रहती है, कॉन्शियसनेस उसकी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। और ऐसा ही डिसऑर्डर क्या कहलाता है? डैमेज। तो पहले एक बार डेफिनेशन, dementia is a permanent
कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर, that is characterized by progressive impairment of memory। एक तो इस पॉइंट को नहीं भूलना है, ध्यान से सुने। हम यहां पर कह रहे हैं कि डेमेंशिया कैसा है, परमानेंट कॉग्निटिव है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपके एग्जाम में आ चुका है। अब यहां पर कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव इंपेयर, डे बाय डे, प्रोग्रेसिव का मतलब दिनों दिन कम होती रहती है, इंपेयर मतलब कम होती रहती है। क्या कम होती रहती है? मेमोरी। डिक्रीज इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, उसका डे बाय डे आप देखते हो कि आईक्यू लेवल क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। आपने यहां बताना है विदाउट डिस्टरबेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं होती है, या आप यहां पे ये भी कह सकते हैं बट पेशेंट मेंटेन दी अलर्टनेस, दोनों ही कहे जा सकते हैं। क्योंकि कॉन्शियसनेस रिलेटेड जो कंडीशंस प्रभावित होती है ये मुख्य रूप से डेलीरियम में प्रभावित होती है। डेलीरियम वो जो सर्जरी के बाद पेशेंट प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है, बेहोश सा बना रहता है, वो डिसऑर्डर जनरली डेलीरियम है। तो यहां पर डिटेल और हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको बेसिक चीज पता हो कि पेशेंट में यहां पर क्या डिस्टरबेंस नहीं होता है, कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं आता है। लेकिन प्रभाव कहां आता है? आईक्यू लेवल के ऊपर, और कहां आता है? मेमोरी के ऊपर प्रभाव आता है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन के दोनों तीनों पार्ट आए हुए हैं। इसी के अंतर्गत एक प्रश्न और मेंशन करें, क्योंकि बार बार मेरा आपको कहना है कि प्रश्न तो हर लाइन में ही है, जितने बताओ उतने ही कम है। क्योंकि यहां पर एग्जामिनर बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि आपको ट्रेस करेगा, आपको कोशिश करेगा कि, क्योंकि सारे के सारे डिसऑर्डर के लक्षण कुछ मिलते जुलते से हैं। अब आपको वहां पर यह भेद करना है, आपको वहां पर यह डिफरेंशिएट करना है कि कौन से डिसऑर्डर के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। अब देखो प्रश्न लिख रहा हूं इसके अंतर्गत, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग disorder where memory is affected। ये कह रहा है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जहां मेमोरी प्रभावित होती है। अब ऑप्शन के अंदर वो आपको कह सकता है जैसे डेलीरियम, वो आपको बोल सकता है डेमेंशिया, वो आपको बोल सकता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो आपको बोल सकता है शिजोफ्रेनिया। अब पढ़ाएंगे तो हम सब, लेकिन यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि डेलीरियम जहां पर मुख्य रूप से प्रभावित हो रही है कॉन्शियसनेस, क्या प्रभावित होती है? कॉन्शियसनेस प्रभावित होती है। डेमेंशिया वो है जहां मुख्य रूप से क्या प्रभावित होती है?
मेमोरी प्रभावित होती है, क्योंकि मेमोरी और जगह भी हो सकती है लेकिन डेलीरियम में भी होती है, लेकिन डेलीरियम में शॉर्ट टर्म है। अब यहां पर जब एग्जामिनर ने स्पेसिफाइड चीज पूछ ली है कि बताओ निम्न में से कहां, तो मुख्य रूप से जो मेमोरी अफेक्टेड हो रही है वो आपको डेमेंशिया में होगी। ओसीडी और ओसीटी के अंदर तो उसकी एक्टिविटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये एंजाइटी रिलेटेड तनाव से संबंधित डिसऑर्डर है, जहां व्यक्ति एक ही एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करता है। तो ये जनरली आपका तनाव से संबंधित डिसऑर्डर है। इसके अलावा शिजोफ्रेनिया तो पूरा ग्रुप ऑफ डिजीज ही है, ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक के जितने भी डिसऑर्डर है उन सभी के लक्षण यहां पर आते हैं। तो ये कोई स्पेसिफाइड पॉइंट है नहीं, जो इसके होंगे अलग से वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहां पर आपने बताना है कि मुख्य रूप से अगर मेमोरी की बात आती है तो नाम किसका लेंगे हम लोग, डेमेंशिया। अंडरलाइन कर लेना भैया इस प्रश्न को भी। चलो खैर यहां तक आपने बताया। तो अब तक हम लोग बात कर रहे हैं डेमेंशिया क्या होता है, डेमेंशिया के बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है। डेमेंशिया जो डिसऑर्डर है मुख्य रूप से जो डोमिनेंट मुख्य रूप से यहां प्रभावित क्या हो रहा है, तो मेमोरी यहां मुख्य रूप से याददाश्त मुख्य रूप से प्रभावित होती है। मेमोरी क्या है क्या नहीं होती है ये भी मैं आप लोगों को एक अलग से क्लास लेकर के और बता दूंगा, लेकिन सिंपल सा मतलब यही है कि मेमोरी एक हमारी माइंड वो पावर है जिसके अंदर किसी भी बात को हम लोग जब चाहे रिकॉल कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हो कि मेमोरी एक वो प्रोसेस है जहां हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कोड वगैरह बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं और ज़रूरत होती है तो उसको पुनः रिकॉल कर सकते हैं, और ये प्रोसेस मेमोरी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस डेमेंशिया में या तो वो स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, स्टोर कर पा रहा है तो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी मेमोरी रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो यहां तक आप बताओ, आगे आपने बताना है नेक्स्ट आप बताएं कि भाई डेमेंशिया, और डेमेंशिया के क्या बताने हैं बेटा, आपने कुछ कारणों के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, कारण। भाई कौन कौन सी ऐसी इटियोलॉजी है या कौन कौन से ऐसे बेसिक कारण हैं जो इस बीमारी को लीड कर सकते हैं या इस बीमारी को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला सोचिए, आप बताओ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन फिर भी मैं उसको दोहराना चाहूंगा। देखो डेमेंशिया हमने यहां पर कहा कि भाई डेमेंशिया जनरली अगर हम बात करें तो कारणों में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, या आपने यहाँ पे बताना, इसको भी चलो हम दो तरीके से और क्लासीफाई कर देते हैं कि वो कारण जहां पर डेमेंशिया रिवर्सिबल है और वो कारण जहां पर डेमेंशिया इरिवर्सिबल है। ऐसा तो समझ सकते हैं। तो आपने यहां पे बताना है कि भाई कारण, और कारणों की बात कर रहे हैं तो कारण कुछ रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब रिवर्सिबल कारणों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कारण जिसके अंदर आप कह सकते हो कोई विटामिन रिलेटेड डेफिशिएंसी है, जैसे नियासिन की कमी है, कोई थायमिन रिलेटेड कमी है, पूरी होगी तो वो सही हो जाएगा। या आपने बताना है कि वो डेमेंशिया रिवर्सिबल है जो कि 6 महीने से कम का ड्यूरेशन है। अगर 6 महीने से ज़्यादा एक ही प्रकार के लक्षण जो हम लोग पढ़ेंगे बने रहते हैं तो वो स्थिति क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल कहलाती है। अब सुने, चलो साहब कारणों की बात कर रहे हैं तो कारणों के अंतर्गत सबसे पहले यहां पर आप सुन लें। एक तो आपने बताना है कि कारण जिसमें सबसे पहले मेटाबॉलिक कॉजेज, मेटाबॉलिक जो कॉजेज आप बता रहे हो उसमें हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है। अब यही हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो है ये डेलीरियम को भी लीड करती है, डेमेंशिया को भी लीड करती है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसके लक्षण कुछ समय के लिए होंगे तो वो डेलीरियम है और यही लक्षण 6 महीने से ज़्यादा होंगे तो डेमेंशिया। इसके अलावा इसी में आपने यहाँ पर बताना है कि भाई
जैसे न्यूट्रिशनल कॉजेज आप कह सकते हो, न्यूट्रिशनल कॉजेज। और न्यूट्रिशनल कॉजेज में आपने यहां पे बताना है जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, आपने यहां पर बताना है नियासिन रिलेटेड डेफिशिएंसी हो सकती है, आपने यहां पे बताना है थायमीन रिलेटेड डेफिशिएंसी। ये सारे के सारे आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को भी लीड करते हैं। जैसे मुझे ध्यान है ये नियासिन वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप यहां बताएं कि ये जो सारे के सारे कारण हैं लीड कर रहे हैं, कौन से डिसऑर्डर को लीड कर रहे हैं, डेमेंशिया को लीड करने का काम कर रहे हैं। तो हमने बताया मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, हमने बताया न्यूट्रिशनल कॉजेज यहां पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो आप यहां पर मुख्य और भी ज्यादा अगर स्पेसिफाइड बने तो आगे आपने बताना है नेक्स्ट। जैसे आप इन्हीं कारणों को अगर पढ़ते हो तो इन्हीं के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं, जैसे टाइप्स में पढ़ लेते हैं कई बार अल्जाइमर्स डिजीज, लेकिन वो अल्जाइमर डिजीज बेसिकली है तो कारण ही ना। तो आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। क्या बोलना है बेटा? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। अब न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ये भी एक कारण ही है। अब न्यूरो डिजेनरेटिव बेसिकली मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड फंक्शंस प्रभावित होंगे तो भी डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। तो यहां पर जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो उदाहरण के रूप में आपने यहां पर बताना है अल्जाइमर्स डिजीज। ध्यान देना, अब इसी को कुछ बुक्स में लिख रखा है अल्जाइमर डेमेंशिया। बेसिकली पॉइंट है कि ये कारण ही है जो डेमेंशिया को लीड कर रहा है। अब टाइप लिखे तो टाइप समझ लो, अन्यथा डेमेंशिया के टाइप में तो यही है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी आपने यहां पर बताना है कि भाई न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का पहला उदाहरण है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स जो डिजीज होती है ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी के कारण देखी जाती है। आपने यहां पे बताना है कि अल्जाइमर्स डिजीज जो आप कह सकते हो इट कैन कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ जी, अब यहां पर दो प्रश्न आपके लिए एक साथ ही लेकर के आऊंगा। एक तो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर कैन लीड टू द अल्जाइमर्स डिजीज। तो सीधा सीधा आपने बताना है एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है, और ये कमी इस बीमारी को लीड कर सकती है। अब यहां तक आपने बताना है। इसी के अंतर्गत आपने ये बताना है कि ये जो अल्जाइमर्स डिजीज आप कह रहे हैं, ये अल्जाइमर्स मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, डिमेंशिया का। तो इसी में दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं अल्जाइमर्स डिजीज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ dementia in the
वर्ड। कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, आपके काम के पॉइंट्स यहीं से निकल करके आने वाले हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि अल्जाइमर्स डिजीज है, और ये अल्जाइमर्स डिजीज पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कारण बन रही है। कौन सी बीमारी का कारण बन रही है? डेमेंशिया, जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये बीमारी ज्यादातर इस प्रकार के लक्षणों को लीड करती है, जो किस में देखे जा रहे हैं? डेमेंशिया में देखे जा रहे हैं। और ये बीमारी किस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से होती है? एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो पहला पॉइंट आ गया, अल्जाइमर्स डिजीज है जो इस बीमारी को लीड करती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर तो दूसरे हैं। उदाहरण नंबर 2, ध्यान से सुनना कि भाई हम बात कर रहे हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेमेंशिया को लीड करते हैं। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर का पहला उदाहरण हमने बताया अल्जाइमर्स डिजीज। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर का दूसरा उदाहरण आप बताओ। ध्यान देना कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर का दूसरा उदाहरण है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं पार्किंसन एंड हंटिंगटन डिजीज। ये सब आप न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम में सर आपको मेडिकल सर्जिकल पढ़ाएंगे, मेडिकल सर्जिकल में नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को बताएंगे कि पार्किंसंस जो है डोपामिन रिलेटेड देखने को मिल रहा है, हंटिंगटन डिजीज भी आपको देखने को मिल रही है। तो देखो यहां तक आप ध्यान देना कि ये भी लीड कर रहे हैं, कौन से डिसऑर्डर को? डेमेंशिया को लीड करने का काम करते हैं। जहां पर आप देखते हैं कि पेशेंट जो है लड़खड़ा करके चलता है, कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स, हंटिंगटन डिजीज में आप पढ़ोगे ऐसे डांस की तरह चलता है, हिलता डुलता चलता है, तो कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स भी डेमेंशिया में देखे जाते हैं। कोरियोफॉर्म मतलब कोरियोग्राफर, डांस, कोरियो मतलब डांस से संबंधित लक्षण भी उसमें आते हैं। ऐसे चलता है जैसे नाच रहा है। अब नाचता तो क्या है, बॉडी उसकी जवाब दे रही है, तो ये भी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के। किसके हैं बेटा? न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के ही एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट आपने बताना है मल्टी इन्फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं ना सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। भाई सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मल्टी इन्फ्रैक्शन, हेड इंजरी बोल दो आप सीधी सीधी भाषा में। तो मल्टी इन्फ्रैक्शन यहां पर है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको कि स्ट्रोक भी आप यहां कहते हैं। भाई नाम अलग अलग हैं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि तीनों का मतलब एक ही है। तो मल्टी इन्फ्रैक्शन, सीवीए, स्ट्रोक, ये भी कारण हैं जो किस बीमारी को, जैसे सीवी आप देखते हो, तो सीवी आप देखते हो तो यहां पर भी क्या होता है, मेमोरी प्रभावित होती है, नहीं होती है। इसके अलावा आप देखते हो कि जो पेशेंट होता है चल फिर प्रॉपर नहीं पाता है, बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, बॉडी बैलेंस इंपेयर होने लग जाता है, प्रॉपर रूप से बॉडी के मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, गेट जिसको चाल प्रभावित होने लग जाती है, एटैक्सिया बोलते हैं ना, इनकोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो यहां पर आप देखते हैं कि स्ट्रोक जो है, पैरालिसिस देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रोक की कंडीशन है, सेरिब्रोवैस्कुलर या मल्टी इन्फ्रैक्शन कह रहे हैं। यहां पर भी ये लक्षण आने लग जाएंगे। लक्षण अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लक्षण तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है ये वो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये डेमेंशिया को लीड
कर सकते हैं। चलो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा आगे आप सुन लीजिएगा, हमने यहाँ पर अलग अलग तरीकों से आप लोगों को बता दिया है कि भाई अब इसी में मैं आपको 2 पॉइंट और लिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा आपके काम के हैं, क्योंकि आप लोगों के बुक्स में सिर्फ एक ही चीज़ लिख रही है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेमेंशिया इज नोन एज द अल्जाइमर्स डिजीज। यही लोग पढ़ रहे हैं और यही लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब एग्जामिनर प्रश्न पूछने पर आता है तो वो प्रश्न पूछने का तरीका बहुत ही निराला हो सकता है। कैसे, तो आप सुन लें। एक तो एग्जामिनर आपको यहां पर कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुन लो, फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में अगर आपको पूछा जाता है कि डेमेंशिया का कौन सा सेकंड मोस्ट कॉमन कारण, भाई आपको मैंने बताया कि अगर प्रायोरिटी आ रही है तो अल्जाइमर्स, लेकिन क्या पूछ रहा है, और सेकंड मोस्ट कॉमन कारण में एक ही शब्द में मैं आपको लिखा देना चाहूंगा जिसको हम कह रहे हैं मल्टी इन्फ्रैक्शन, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो है वो पूरी दुनिया में सेकंड पहला कारण, और ये मेरे लिखाने के बाद आपके एग्जाम निमहांस के अंदर आ चुका है। तो आप सोचो कि प्रश्न तो कहां से आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ हमेशा बात करते हैं कि ये बुक में है। अरे बुक में बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता तो हो कि आपके काम की चीज क्या है। तो ये आप बताओ। तो ये हमने अलग अलग तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं, तो यहां तक आप ध्यान दें। इसके अलावा भी और स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे चलो यहां पर मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया कि अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो अल्जाइमर्स डिजीज, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो मल्टी इन्फ्रैक्शन। लेकिन एग्जामिनर के पास तो बहुत चांसेज है, वो यहां पर ये भी कह सकते हैं, फिर वो का वही प्रश्न आएगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। अब इतना पढ़ते ही तो हम लोग ढूंढने लग जाते हैं उत्तर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना पढ़ते ही उत्तर मत ढूंढो, आप चीज को समझो। यहां पर पूरा प्रश्न पढ़ो डिमेंशिया, लेकिन कहां पूछ रहा है, भारत में। और भारत के अंदर अगर वो पूछ रहा है तो ना तो यहां पर अल्जाइमर्स डिजीज बताओ, ना यहां पर मल्टी इन्फ्रैक्शन बताओ, यहां पर बताओ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म भी आईक्यू लेवल, मेमोरी, बुद्धिमानी को प्रभावित कर रहा है। तो अंतर समझ लो, वर्ल्ड वाइड कुछ है, सेकंड कुछ है और भारत में कुछ है। तो ऐसे ही प्रश्न हैं जो हम लोग पढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद।